हेलो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ब्रैकिडेक्टाइली। तो ब्रैकिडेक्टाइली क्या है? शॉर्टनेस ऑफ द फिंगर्स छोटी होंगी पर्सन की इन रिलेशन टू इट्स आर्म्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, उसके अकॉर्डिंगली। और ये भी हो सकता है साथ में कि उसके टोज भी छोटे हों, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9th। क्लियर? तो अभी हमने एक कॉन्ड्रोप्लेजिया जिसमें कि बॉडी अपर बॉडी नॉर्मल होती है लेकिन लेग्स क्या होती हैं पर्सन की? शॉर्ट। पॉलीडेक्टाइली में फिंगर्स ज़्यादा होती हैं, टोज भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिंगर बड़ी हुई होगी मेनली लिटिल फिंगर वाली साइड पे, राइट। और ब्रैकिडेक्टाइली में क्या होता है? ब्रैकिडेक्टाइली में फिंगर्स छोटी हो जाती हैं, राइट। अब एक और डिजीज़ है, उसका नाम है हंटिंगटन्स डिजीज़ और हंटिंगटन्स कोरिया बोलते हैं उसको। 4th इज़ हंटिंगटन्स डिजीज़ और हंटिंगटन्स कोरिया। पहली बात ये क्यों होती है बेटा? बिकॉज क्योंकि पर्सन के क्रोमोसोम नंबर 4th के ऊपर डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन पड़ी होती है। ऑब्वियसली जब मैंने क्रोमोसोम नंबर 4th बोला तो ये तो क्लियर ही है, ऑटोसोमल है, राइट। तो पर्सन के क्रोमोसोम नंबर 4th के ऊपर क्या पड़ी होती है? डोमिनेंट जीन पड़ी होती है इसके कारण। और एक्चुअली ये जो डिफेक्टिव जीन है ना, इसमें ना ये जो जीन होती है ऑटोसोमल, इसमें ना CAG रिपीट्स होते हैं, CAG रिपीट्स होते हैं। नॉर्मल जीन में ये CAG रिपीट्स होने चाहिए 10 to 34, लेकिन डोमिनेंट ऑटोसोमल में या डिफेक्टिव जीन में ये CAG जो रिपीट्स होते हैं, पता कितने होते हैं? ये होते हैं अबाउट 42 to 100 इतने रिपीट्स। और उसी के कारण पर्सन को क्या हो जाता है? हंटिंगटन्स कोरिया या हंटिंगटन्स डिजीज़ हो जाती है। इसमें पर्सन क्या करता है? इसमें पर्सन शेकिंग डांस लाइक मूवमेंट्स करता है। जब चलेगा ऐसे लगेगा शेक कर रहा है और डांस लाइक मूवमेंट्स कर रहा है। पर्सन की बॉडी में मसल एंड मेंटल डिटोरेशन होगी, यानी कि उसकी मसल्स और मेंटल जो उसका ब्रेन होएगा दैट इज़ डिटोरिएटेड, राइट। और उसका कंट्रोल नहीं रहेगा मसल्स के ऊपर कोई भी, तो पर्सन का मसल कंट्रोल नहीं होगा। सो लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, right, and it results in shaking dance like movements, okay। तो स्टूडेंट्स ये हम बात कर रहे हैं अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स के कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं। पहले हमने रिसेसिव पढ़े थे इससे पहले, राइट। इससे पहले मतलब पहले वाली वीडियो में और लाइव क्लास में। और आज हमने डोमिनेंट वाली शुरू करी है। उसमें हमने कौन कौन सी पढ़ी है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमने एक कॉन्ड्रोप्लेजिया पढ़ी है, एक पॉलीडेक्टाइली पढ़ी है, एक ब्रैकिडेक्टाइली पढ़ी है और एक हंटिंगटन्स कोरिया पढ़ी है, ओके। सो ये है हमारे पास ये डोमिनेंट वाली डिजीज़ेस जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं डोमिनेंट जीन के कारण। और एक है हमारे पास अल्ज़ीमर्स डिजीज़। इसमें होता क्या है बेटा? अल्ज़ीमर डिजीज़ में ना पर्सन को डिमेंटिया होता है। ये क्या होता है डिमेंटिया? डिमेंटिया होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है बिकॉज डोमिनेंट जीन होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21 एंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 19, राइट। अब अगर पर्सन को में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 21 और 19 पे, तो क्या होता है? तो पर्सन में ना एक अमाइलॉइड प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो देयर इज़ अ अकॉमुलेशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन। उसके कारण ही इकट्ठा होने के कारण ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन ब्रेन डैमेज। और अगर ब्रेन डैमेज होगा ऑब्वियसली न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं। सो इट रिजल्ट्स इन न्यूरॉन डैमेज होंगे तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू ब्रेन डैमेज। ऐसा क्या होता है? इसका मतलब है अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है ना तो एक एंजाइम उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। वो एंजाइम का नेम है
दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इस एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है ना वो इम्पेयर हो जाती है। ओके, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इज इम्पेयर्ड, और उसके कारण पर्सन में न्यूरोट्रांसमीटर आपने सुना होगा एसिटाइल कोलिन, वो बन नहीं पाता। सो नो सिंथेसिस और लेस सिंथेसिस हम बोल सकते हैं। देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। राइट, तो पर्सन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होएगा, डिमेंटिया। क्लियर? तो मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अल्जीमर्स डिजीज़ में मेन जो सिम्टम आता है वो होता है मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पर्सन की बॉडी में अमाइलॉइड प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब वो क्यों इकट्ठा होता है? वो इसलिए इकट्ठा होता है बिकॉज इस एंजाइम की, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा? इम्पेयर्ड। तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बन ही नहीं पाता, अल्टीमेटली न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं। राइट, तो इसी के साथ ही हमारी ऑटोसोमल वाली डोमिनेंट के कारण जो डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हुए। अब आपको याद होगा जब मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर्स शुरू करवाए थे, मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल वाले भी और हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशंस के कारण भी। क्रोमोसोमल में मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी। क्या बताया था क्रोमोसोमल वाली में? मैंने ये बताया था कि हम इसमें ऑटोसोमल अलग से पढ़ेंगे और सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो अलग से पढ़ेंगे। हमने पढ़ भी लिए थे वो, आपको याद होगा। मैंने ऑटोसोमल में आपको डाउन सिंड्रोम की एग्जांपल कराई थी और सेक्स क्रोमोसोम्स वाले में मैंने आपको करवाई थी टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जीन म्यूटेशंस हमने अगेन दोनों पढ़नी है। ऑटोसोमल हम पढ़ चुके हैं, ऑटोसोमल में रिसेसिव भी पढ़ चुके हैं और ऑटोसोमल में डोमिनेंट भी पढ़ चुके हैं। अभी हमने ये डोमिनेंट वाली ख़त्म करी है, तो हमारी अभी कौन सी पढ़ी है? सेक्स क्रोमोसोम्स वाली। तो हमारा जो अब का टॉपिक है वो है जीन म्यूटेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स। जीन म्यूटेशंस इन सेक्स क्रोमोसोम्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम्स बट ड्यू टू जीन म्यूटेशंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया। ओके बेटा, हीमोफीलिया को हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़। वी नो दैट ब्लीडर्स डिजीज़। क्यों बेटा? ऐसे पर्सन को जिसको हीमोफीलिया होगा, अगर उसको माइनर भी कट लग गया ना तो उसकी जो ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, वो फ्लो करता ही जाएगा। सो पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन फ्रॉम अ माइनर कट। एक छोटे से कट से भी बेटा उसको ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगी नहीं। और अगर कोई मेजर कट लग गया तो हो सकता है उसकी लाइफ थ्रेटन भी हो जाए। राइट, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हीमोफिलिक पेशेंट में जो नेचुरल फिनोमिना होता है ना ब्लड क्लॉटिंग का, वो एब्सेंट होता है। नेचुरल फिनोमिना ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज एब्सेंट। ओके, और ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू रिसेसिव जीन कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन के कारण होता है ये। सो इट इज़ ड्यू टू द रिसेसिव जीन कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? तो हीमोफीलिया जिसको होगा बेटा, उस पर्सन में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक प्रोटीन या ग्लोबुलिन एब्सेंट होएगा। जब उसमें ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा,
तो मतलब अल्टीमेटली उसका ब्लड लॉस होता जाएगा। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन बोलो चाहे इसको, चाहे हम बोलते हैं फैक्टर, बट फैक्टर का नाम है, फैक्टर का नंबर एक्चुअली फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ये एब्सेंट होते हैं, राइट। फैक्टर 3 का नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, इट्स ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। और फैक्टर 9 का नेम होता है दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर ये एब्सेंट होता है, यानी कि पर्सन में फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 दोनों एब्सेंट होते हैं। फैक्टर नंबर 8 कौन सा है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और फैक्टर नंबर 9 कौन सा, दैट इज़ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये दोनों एब्सेंट होंगे। ओके, सो हीमोफीलिया को हम ब्रीडर्स डिजीज़ बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ हीमोफीलिया के चांसेस क्या हैं। तो देखो ये करियर वुमेन है, मैं आपको बताती हूँ ये करियर वुमेन कैसे। देखो आपको पता है ना फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स हैं तो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव एलील है। तो रिसेसिव एलील को फीमेल में डिजीज़ करने के लिए 2 H चाहिए। ये देखो अब मैं क्या बना रही हूँ, ये X क्रोमोसोम X, ये फीमेल करियर है तो मैंने 1 H बनाया है ऊपर, करियर है, वो कैरी कर रही है डिजीज़ को। लेकिन एक है हमारे पास ये नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन में क्या होएगा, बस XY, राइट। अब कराते हैं इनकी मेटिंग। चलो इनकी मेटिंग कराने से जो गेमीट्स बनेंगे, ये तो पेरेंट्स हैं, वो गेमीट्स बनेंगे ये, और ये मैन में बनेंगे X और ये Y। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, इधर मेल के लिख लेते हैं, नीचे फीमेल के, तो XH X X एंड Y। ओके, तो पहले XS और X, देन XX XHY और XY। ओके, तो देखो ध्यान से, एक तो ये क्या बनेगी, करियर गर्ल बनेगी, ये बनेगी 1 कैरियर गर्ल, ये एक बनेगी नॉर्मल गर्ल, चांसेस हैं। ये बन रहा है हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक बॉय बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, नॉर्मल बॉय। यानी कि अगर मेल के पास एक सिंगल H भी आ गया ना तो उसको डिजीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बेटा जो मेल होता है उसके पास 2 X क्रोमोसोम नहीं होते, उसके पास एक X होता है और एक Y होता है। एक X और एक Y होने के कारण अब उसके पास क्योंकि एक X है तो एक H भी उसमें क्या होएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी, और पर जो बॉय होगा वो हीमोफिलिक हो जाएगा। यानी कि फीमेल को डिजीज़ करने के लिए तो 2 स्मॉल H चाहिए X क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन मेल को डिजीज़ करने के लिए X क्रोमोसोम के ऊपर एक स्मॉल H भी काफ़ी होगा, राइट। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको नॉर्मल फीमेल, तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको क्रॉस बनाना है नॉर्मल फीमेल का, और आपको हीमोफिलिक मेल का क्रॉस बनाना है, खुद से ड्रॉ करना है, ये करके देखना है। और आपको एक करियर वुमेन और आपको एक हीमोफिलिक मैन को मेट करते हुए, मतलब उनके में से जो उनके हम कह सकते हैं प्रोजनी बनेगी, वो दिखानी है आप लोगों को। मैं आपको बता दूं हीमोफिलिक गर्ल इट इज़ वेरी रेयर। क्यों, हीमोफिलिक गर्ल होने के लिए फ़ीमेल को तो एटलीस्ट करियर होना पड़ेगा और मेल को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हीमोफिलिक मेल होते हैं बेटा वो प्यूबर्टी तक सर्वाइव ही नहीं करते। सो चांसेस ऑफ हैविंग द फीमेल विद हीमोफिलिया इज़ रेयर। ओके, बॉयज़ को हो सकता है ऐसा, रीज़न हमें पता है क्यों हो सकता है, क्योंकि उनको एक X के ऊपर स्मॉल H के कारण भी डिजीज़ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्रॉसेस आप लोगों को खुद करके दिखाने हैं मेरे को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। इसके बाद का टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।